हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे ये बीकॉम थर्ड ईयर का देखेंगे। बीकॉम थर्ड ईयर कारपोरेट अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रिक्वायर था कि सर बीकॉम थर्ड ईयर कारपोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि किस बेस पे हम लोग तैयारी करें और क्या मॉडल पेपर रहेगा और कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, कैसे तैयार करना है, कैसे आप लोग क्वेश्चन को प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि एक आप लोग अलग से क्या करिए, एक डायरी बना लीजिए और कॉन्सेप्ट उस पर लिखते चलिए और आप लोग प्रयास करिए टेक्स्ट बुक से पढ़ना। अगर बुक से पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाएंगे और ये छोटा मोटा जो शॉर्ट नोट मिलता है इन सबों में कॉन्सेप्ट की बहुत शॉर्टेज होती है। तो इसी वजह से आप लोग प्रीफर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक यूटिलाइज करें। तो आप लोग जो चीज़ें तैयार किए होंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर सारा थ्योरी आप लोग तैयार किए हैं, उस थ्योरी के बेस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब टेंशन लेने की वो नहीं है। ठीक है, आप लोग एकदम फ्री होकर आप लोग तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी हो जाएगा और जो भी हमसे हेल्प आप लोग लेना चाहते हैं हम दे देंगे। ठीक, तो हम लोग कारपोरेट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड ईयर का एमसीक्यू देखते हैं। 20 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं, आई थिंक आप लोग जितना भी चैप्टर आप लोग देखे होंगे, हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं और सारे चैप्टर से हम क्वेश्चन कवर किए हैं। सब चैप्टर से क्वेश्चन आप लोगों को इसमें लिए हुए हैं और किस तरीके का आएगा और ये चीज़ें हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही पाने के लिए वो क्या बोला जाता है, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो हम लोग लेट्स बिगिन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो ये 20 क्वेश्चन है, ये 19 क्वेश्चन दिखाई देगा। एक क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो पा रहा था तो हम कॉपी में लिखे हुए हैं, उसको भी डिस्कस अभी करते हैं। तो ये जितनी क्वेश्चन है इसके साथ साथ हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कराते चलेंगे, याद दिलाते चलेंगे कैसे क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम लोगों का, कंपनी एक्ट इज। तो आप लोग जानते हैं कंपनी एक्ट पहले हम लोगों का था 1956। प्रीवियस कंपनी एक्ट की बात किया जाए तो 1956 था और जो लेटेस्ट कंपनी एक्ट की बात किया जाए तो लेटेस्ट हम लोगों का 2013 है। तो यहाँ पे ए दिया है 2012, बी दिया है 2016, सी दिया 1956 और डी दिया है यहाँ पे 1 मिनट 50 करिए। ठीक है, और डी जो दिया है क्या 1932। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, 2013 होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का कंपनी एक्ट क्या हो जाएगा 2013, यानी ये हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट 2013 है और जो प्रीवियस एक्ट है हम लोगों का 1956 है। जब तक क्वेश्चन में प्रीवियस एक्ट ना बात करें तब तक आप लोग 1956 ना लगा 2013 ही लगाएंगे। अगर कंपनी एक्ट कभी पूछता है तो 2013 ही आप लोग लगाएंगे। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ विच ऑलरेडी फिक्स। यानी रेट ऑफ डिविडेंड किसका फिक्स होता है? पहला दिया हुआ है प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस एंड इक्विटी शेयर, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं प्रीफरेंस शेयर जो होता है एक कंपनी का क्या होता है, एक तरीके का क्रेडिटर होता है और उनका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और इक्विटी शेयर जो होता है, इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। तो ऑलरेडी डिविडेंड किसका फिक्स होता है? प्रीफरेंस शेयर का होता है। जब कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो सबसे पहले शेयर कैपिटल किसकी वापस की जाएगी? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल का पैसा वापस किया जाता है। और डिविडेंड भी सबसे पहले किसको दिया जाता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है इक्विटी शेयर होल्डर अगर नहीं बचेगा तो नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो हम लोग फिर देखते हैं, हम लोगों का ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं द डिवेंचर ऑफ कंपनी, ठीक है, द डिवेंचर होल्डर होना चाहिए, द डिवेंचर होल्डर ऑफ कंपनी। ये जो डिवेंचर होल्डर जो है कंपनी का क्या होता है, क्रेडिटर ऑफ कंपनी, डेटर ऑफ कंपनी, ओनर ऑफ कंपनी, नन ऑफ दिस। तो देखो डिवेंचर होल्डर जो होता है कंपनी का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, और एक पब्लिक के पास क्या करता है, अपना डिवेंचर इशू करता है, उसके बदले में लॉन्ग टाइम के लिए पैसा उधार ले लेता है। तो ये बताइए, हम किसी भी चीज़ व्यक्ति से अगर हम उधार पैसा लेते तो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, लाइबिलिटी बन गया, तो हमारा वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कंपनी का डिवेंचर होल्डर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, राइट। तो फिर हम लोग आते हैं डिवेंचर कैन बी इशू, डिवेंचर इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, ऑल ऑफ दिस। तो यानी आप लोग शेयर में पढ़े होंगे, शेयर जो है, शेयर केवल प्रीमियम और एट पार पर इशू करते सकते हैं, बट डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बट यहाँ पे डिवेंचर जो होता है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, यानी तीनों पर कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज हम लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड, फिक्टिशियस एसेट्स होता क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करते समय बहुत सारे हमारे खर्चा हो जाते हैं, और स्टार्ट करते समय या बिजनेस को ऑपरेट करने में खर्चा हो जाते हैं, और वो एसेट्स हम बेच नहीं सकते हैं, वो कैश रियलाइजेबल नहीं होता है, ठीक है, वो एक मेरा एक्सपेंडिचर होता है, उसी को बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स यही याद रखिएगा, ये रियलाइजेबल नहीं होता, इसे बेच नहीं सकते इस एसेट्स को। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दिस। तो यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच एसेट्स डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। तो आप लोग जानते हैं पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन किस एसेट्स पे नहीं चार्ज होता है। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए, डेप्रिसिएशन जो है ऑलवेज फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है, और वो भी एक फिक्स एसेट एक्सेप्ट होता है, जो लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, क्योंकि हमेशा उसका वैल्यू क्या करता है, अप्रिसिएट करता है। तो यहाँ देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो हम लोगों का क्या है, फिक्स एसेट्स है। बिल्डिंग, अब लैंड केवल होता तो उस पर चार्ज नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग भी लग गया तो भाई बिल्डिंग तो पुराना होता है, उसका वैल्यू घटता है, यानी इस पर चार्ज होता है। मशीन पर भी चार्ज होता है। कंसाइगमेंट, कंसाइगमेंट एक तरीके का, जैसे हम गुड्स सेंड करते हैं कहीं पर, तो ये मेरा स्टॉक होता है ना, करंट एसेट्स, तो हमें मिल गया करंट एसेट्स, यानी हमारा यहाँ पर चार्ज नहीं होगा कंसाइगमेंट पर। और पेटेंट पे तो डिप्रिसिएशन चार्ज होता ही है, यानी कंसाइगमेंट हम लोगों का सही है। उसके बाद लिखा है मैक्सिमम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी को मैक्सिमम पीरियड में कितने महीने में हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो हम लोगों का दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्या है। 12 मंथ है, 6 मंथ है, 24 मंथ है, नन ऑफ दीज है। तो आप लोग जानते हैं कभी भी हम लोग किसी भी लायबिलिटी को जनरेट करते हैं, जनरेट किए रहते हैं, उसको 12 महीने के अंदर ही मैक्सिमम हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है करंट लायबिलिटी को। तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, यानी करंट लायबिलिटी में क्या ऐसा दिया है जो आइटम इंक्लूड नहीं है। प्रीपेड एसेट्स जानते हैं आप लोगों का क्या होता है, एसेट्स होता है। और अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, लायबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो करंट लायबिलिटी में प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा एसेट्स है, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन मेरा ये सही हो गया, ठीक है। तो लायबिलिटी इज है, लायबिलिटी आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, लायबिलिटी एक मेरा फिक्स एसेट्स होता है जो इनटेंजिबल नेचर का होता है, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। उसी एक गुडविल इज है, यानी गुडविल आप लोग जानते हैं, गुडविल क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है और एक फिक्स एसेट्स होता है, इसे केवल हम लोग फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और नन ऑफ दीज। तो भाई टेंजिबल एसेट्स और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट कैन बी टच एंड सीन,
और उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, जिसे आप लोग क्या कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। फिर आते हैं 10 पर, व्हेन परचेसिंग कंपनी पे परचेस कंसिडरेशन द डेबिट टू। हाँ, आप लोग पढ़े थे एक चैप्टर अमलगमेशन ऑफ कंपनी में आप लोग पढ़े होंगे। जब कभी भी ये ट्रांसफरी कंपनी होता है, परचेस करता है, तो उसके बदले में कंसिडरेशन पे करता है ट्रांसफरर कंपनी को। तो जब कंसिडरेशन पे करता है तो ट्रांसफरर कंपनी वो पैसा पाता है तो वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक डिवेंचर शेयर क्रेडिट हो जाता था। तो जो पा रहा है भाई वो डेबिट हो जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा लिक्विडेटर ऑफ सेलर कंपनी टू बैंक टू शेयर टू डिवेंचर ऐसे लिखते हैं। तो डेबिट क्या होगा, यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया है, बिजनेस परचेस एसेट्स अकाउंट लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट नन ऑफ दिस। तो लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी डेबिट हो जाएगा, ये राइट है, क्योंकि यही पाता है कंसिडरेशन यानी पैसा। उसके बदले में जो चीज़ खरीदते हो उसके बदले में जो हम लोग पैसा देते हैं वही कंसिडरेशन होता है। अब इसके बाद आते हैं 11 पर, विच द वेंडर सेलर कंपनी एग्री टू बियर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इट विल बी डेबिट। तो यानी ये कह रहा है सेलर जो है, सेलर कंपनी बियर करता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का, ठीक है। सेलर जैसे मान लो लिक्विडेशन करने में बहुत सारा कमीशन देना पड़ता है, अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, उस एक्सपेंसेस को कौन बियर कर रहा है, सेलर कंपनी। तो आप लोग जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक लिखते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो दिया क्या क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, गुडविल अकाउंट दिया, नन ऑफ दिस दिया है, तो रियलाइजेशन ही डेबिट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, लिखा है इंक्रीज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व। यानी शेयर कैपिटल इंक्रीज कंसोलिडेटेड ऑफ शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए अगर कभी भी शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है तो ये हम लोगों का ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़े होंगे, अल्ट्रेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद वेरिएशन होगा, रिडक्शन शेयर कैपिटल होता है। तो अल्ट्रेशन में वो आता है अगर शेयर कैपिटल तुम इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो अल्ट्रेशन में आ जाएगा। रिडक्शन में शेयर कैपिटल डिक्रीज कर देते हो। वेरिएशन में शेयर कैपिटल वही रहेगा बट उसका रेशियो क्या होता है, परसेंटेज से डिविडेंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अल्ट्रेशन देखो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे इंक्रीज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कभी भी शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है तो अल्ट्रेशन में आता है, तो हम लोगों का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर, लिखा है चेंज इन द रेट ऑफ प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड। देखिए जो बात हम किए हैं, पेबल इन फ्यूचर विदाउट चेंज शेयर कैपिटल, अभी वही बात की है। अगर कभी भी तुम्हारा शेयर कैपिटल 50,000 का है तो 50,000 उस प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रहेगा, बट उसका प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो परसेंटेज डिविडेंड होता है उसमें चेंजिंग आ जाती है, तो उसे बोला जाता है वेरिएशन। क्या बोला जाता है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या रिडक्शन का मतलब अगर शेयर कैपिटल डिक्रीज करता, और उसके बाद वेरिएशन, ये वेरिएशन हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक। और अल्ट्रेशन तब होता है जब शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा है, कभी भी परसेंटेज में चेंज होता था विदाउट चेंज शेयर कैपिटल, देन राइट हम लोगों का आंसर क्या होगा, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर, राइट बोल सकते हो। 13 के बाद 14 आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट सब्सिडियरी कंपनी एज पर। अच्छा देखो तुम लोग कंसोलिडेटेड होल्डिंग कंपनी चैप्टर पढ़े होगे, तो बड़ा बड़ा लिखा होगा कंसोलिडेटेड होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS लिखा होगा, AS 21। अभी तुम लोग चैप्टर खोल के देखना क्या लिखा होगा, AS 21, ठीक है। तो AS 11 दिया, AS 21 दिया, AS 23, तो AS 22, तो हम लोगों का सही होगा AS 21, राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट इज सब्सिडियरी कंपनी इज कंसीडर एज। आप लोग होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी पढ़े होंगे, होल्डिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़े होंगे चैप्टर,
तो उसमें जो है प्री एक्वाइजेशन और पोस्ट एक्वाइजेशन बताए होंगे। प्री एक्वाइजेशन कभी कभी जैसे ये होल्डिंग कंपनी होता है, एंड में न परचेस करके बिगिनिंग में परचेस न करके मिड वुड में परचेस कर लेता है, ठीक है। तो परचेस करने से पहले का जो भी होता है उस उतने दूर का प्रॉफिट को बोला जाता है प्री एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब परचेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है पोस्ट एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्री एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। और सब्सिडियरी कंपनी उसे कहा जाता है जो अपना शेयर दे देता है 51% या उससे एबव किसको? होल्डिंग कंपनी को। होल्डिंग कंपनी 51% या उससे ज़्यादा शेयर ले लेता है, होल्डिंग कंपनी बन जाता है एंड अनदर सब्सिडियरी कंपनी। तो यहाँ पे प्री एक्वाइजेशन जो प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होगा, गुडविल भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, कैपिटल प्रॉफिट होता है। लिस्ट ऑफ एच शो ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। लिस्ट ऑफ एच आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लिस्ट एच में क्या शो किया जाता है? लास्ट वाला जो था हम लोग निकाल के सब कुछ पेमेंट करके दिखाते थे, लास्ट फाइनल आंसर जो था क्या? डेफिशिएंसी एंड सरप्लस शो करता था। क्या शो करता था? डेफिशिएंसी एंड सरप्लस। और प्रीफरेंस क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर, नन ऑफ दीज ये सब नहीं, क्या शो करता था? डेफिशिएंसी एंड सरप्लस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लिखा है रेमुनरेशन टू इन्वेस्टिगेटर अपॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ अ कंपनी इज ट्रीटेड एज। जैसे इन्वेस्टिगेटर आता है उसको हम लोग रेमुनरेशन देते हैं। लिक्विडेशन कंपनी होता है, इन्वेस्टिगेटर लीगल आता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जितने एसेट्स बेचा जाता है उस एसेट्स में से उसको रेमुनरेशन मिलता है। तो उससे क्या ट्रीटेड करते हैं? सिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, नन ऑफ दिस। भाई उसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, पहले बेचा जाता है तो अपना रेमुनरेशन वो ले लेता है, ठीक है, पहले उसका बनता है। नेट एसेट्स मीन्स आप लोग पढ़े होंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, नेट एसेट्स मेथड पढ़े होंगे। नेट एसेट्स मीन्स क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो और अमलगमेशन में भी परचेस कंसिडरेशन निकाले होंगे नेट एसेट्स मेथड से। टोटल एसेट्स और बी टोटल लाइबिलिटी, सी टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और डी जो है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स माइनस आउटसाइडेड लाइबिलिटी। और इतना इस ABCD हो गया। तो इसमें सही क्या होगा? रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स आउटसाइडेड लाइबिलिटी, तो माइनस कर देंगे। भाई देखो अगर नेट एसेट से तुम निकालते हो तो जितने रियलाइजेबल वैल्यू होता है ये परचेसर कंपनी के द्वारा लिया जाता है, और माइनस आउटसाइडेड लाइबिलिटी जितना भी टेकन किया जाता है परचेसर कंपनी के द्वारा, उसको एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से, रियलाइजेबल में से माइनस कर देते हैं, जो आता है वही नेट एसेट्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। गुडविल इज है। गुडविल क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, रियल एसेट्स होता है, फिक्टिशियस एसेट्स होता है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट। आप लोग जानते हैं ऊपर बात हो चुका था, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट बिकॉज नॉट टच ओनली फील, ठीक है। तो हम लोगों का 19 क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन है जो बचा हुआ था 20। गुडविल इज द वैल्यू इज गुड नेम ऑफ बिजनेस। बी जो है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द कस्टमर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, एंड डी जो है ऑल ऑफ द एबव। भाई सारी चीज़ें होना चाहिए गुडविल में, ठीक है। नेम फेम भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें ऑल ऑफ दीज। आप लोगों का डी, आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। तो ये हम लोग, हमारा एक था एक मॉडल पेपर इतने तैयार किए हुए थे ताकि इसी के बेस पे आप लोग तैयार करेंगे। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था आप लोगों का बीकॉम 3rd ईयर, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दें। और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं FSA को लेकर, ठीक है, इसी तरह। और आप लोगों को रिक्वायर हो क्वेश्चन की तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं जल्द ही FSA को लेकर। हर एक सब्जेक्ट का हम ऐसे ही क्या करेंगे, एक एक वीडियो लेकर मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन करवाएंगे। अभी थोड़ा एक हिंट दे दें, एक राउंड ऑफ आप लोगों को कैसे क्या किस क्राइटेरिया में रहकर काम करना है, वो चीज़ें आप लोगों को बताएं।